हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द नॉर्थ ईस्ट पीएससी। तो आज हम लोग आपका जो 26 जून का डेट है उसका नॉर्थ ईस्ट का जो डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस है उसको स्टार्ट करेंगे। सो बिगिन करते हैं डियर। ठीक है, तो इसको मैं आज लाइव कर रहा हूँ। लाइव करने का पर्पज़ है ताकि आप लोगों से भी बातचीत हो सके, आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका भी एक व्यू मिल सके कि अगर आपको इसमें कुछ चेंज करवाना है, आप इसमें कुछ बेहतरी चाहते हैं, कुछ एडिशनल आपके फीडबैक्स हैं, तो वो भी हमें आपसे मिलते रहें। ठीक है, तो जुड़ जाइए सर क्लास के साथ। हाँ जी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले। तो सबसे पहला जो न्यूज़ है दैट इज़ फ्रॉम सिक्किम। ठीक है, आज हम जो सबसे पहला न्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा आपका सिक्किम से होगा। इसमें सर आप एक चीज़ को समझो कि एक अभियान लॉन्च किया गया है, खेत बचाओ अभियान अवेयरनेस प्रोग्राम हेल्ड एट ग्रोगली। ठीक है, खेत बचाओ अभियान अवेयरनेस प्रोग्राम हेल्ड एट ग्रोगली। तो ये आपका जो न्यूज़ है दैट इज़ फ्रॉम सिक्किम। तो यहाँ पर बेसिकली नाम से आप समझ लो खेत बचाओ अभियान, यानी एग्रीकल्चर प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड यहाँ पर आपका बात हो रहा है। अब इसमें बेसिकली क्या क्या है, तो इस कैंपेन के बारे में बात करते हैं। तो देखो, इस कैंपेन की अगर हम बात करें तो इसका पर्पस क्या है, अवेयरनेस का पर्पस है और कंजर्वेशन इनिशिएटिव है, एम्ड एट प्रोटेक्टिंग एग्रीकल्चरल लैंड। भाई सर खेत की बात हो रही है, मतलब किसकी बात हो रही है, आपका एग्रीकल्चरल लैंड प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है। नेक्स्ट इसमें हमको ये समझना है ये अभियान इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस अभियान। तो ये जो खेत बचाओ अभियान चल रहा है ये क्यों इंपॉर्टेंस रखता है, तो इसमें सर आप ये समझो कि कंटिन्यूसली जो हमारा एग्रीकल्चरल लैंड है वो डिक्लाइन होता जा रहा है। ठीक है, तो ये अभियान इंपॉर्टेंट होने का एक बड़ा रीजन क्या है कि हमारा जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो कंटिन्यूसली क्या होता जा रहा है, डिक्लाइन होता जा रहा है। ठीक है, पहले जो एक फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड थे उसको बिल्डिंग्स, रोड्स, रिस्टोरिंग रोड्स, इन सब में कन्वर्ट कर दिया गया। तो अब उस फर्टाइल लैंड को जो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च हो गया उसको दोबारा से रिस्टोर करना दैट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। ठीक है, और इसमें नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं, नेक्स्ट पॉइंट इज क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज भी एक बड़ा प्रॉब्लम बन के उभर रहा है, क्योंकि देखो क्लाइमेट चेंज ने कुछ प्रॉब्लम्स कैसे क्रिएट की हैं, जैसे फ्लड्स बढ़े हैं, ड्रॉट्स बढ़े हैं, लैंडस्लाइड्स बढ़े हैं, कई एरिटिक रेनफॉल देखने को मिल रहा है, जैसे नीपको विलेज में जो भी हुआ दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। तो ये सारी चीज़ें इनडायरेक्टली अगर आप नोटिस करेंगे तो किससे रिलेट हो जाती हैं, क्लाइमेट चेंज से रिलेट होती हैं। उसके अलावा दूसरी बात क्या है, आपका क्लाइमेट चेंज की वजह से जो सैलिनिटी है सॉइल की वो भी बढ़ती जा रही है, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। तो ये जितना सॉइल की सैलिनिटी बढ़ेगी, सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती जाएगी, आपका कम होती जाएगी। और क्या क्या पॉइंट है सर डिक्लाइन के, यूथ लिविंग एग्रीकल्चर। जैसे आज के टाइम में अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर किस में आता है सर, प्राइमरी सेक्टर में आता है। ठीक है, इकोनॉमी में जो भी हम लोग अर्निंग करते हैं उसको 3 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है टर्शरी। तो आज का जो यूथ है वो एग्रीकल्चर को उतना प्रायोरिटी क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि ये प्राइमरी सेक्टर में और प्राइमरी सेक्टर से ज़्यादा इनकम अर्न नहीं होती है। आपका जो इनकम अर्न होगी वो टर्शरी सेक्टर से, मान लीजिए आप कोई एग्जाम निकालते हैं, कोई प्रोफेशन ज्वाइन करते हैं, वहाँ से अर्निंग करते हैं तो ज़्यादा पैसा है। तो मोनेटाइजेशन भी एक बड़ा रीज़न है कि आपका एग्रीकल्चर से धीरे धीरे जो हमारा यूथ है उसका जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म होता जा रहा है। और क्या रीजंस है सर, और एक आपसे बात करें सॉइल हेल्थ क्राइसिस, कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करने की वजह से जो सॉइल की हेल्थ है वो भी डिस्टर्ब हुई है, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न। नेक्स्ट आपसे मैं बात करूं, ये तो बहुत बात हो गई, दिस इज रिगार्डिंग द आपका सॉइल के रिगार्डिंग या आपका एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग रीजंस डिक्लाइन होने के। ठीक है, अब एग्रीकल्चर प्रोटेक्ट करना या हम बात करें एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल क्या कोई प्रोविजन है,
तो इसको समझ लो सर, बिल्कुल है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की अगर मैं बात करूं, एक तो सर आपको मिलेगा आर्टिकल 48A, ठीक है। तो जो हमारा डीपीएसपी है पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें एक आर्टिकल है आर्टिकल 48A, जो किसकी बात करता है, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट की बात करता है। सेकंड बात किसकी है, आर्टिकल 51A, ठीक है। तो ये आर्टिकल भी आपको किस में मिलेगा, पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पार्ट 4A जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उसका पार्ट है। तो ये हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है, टू प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है। साथ ही साथ एग्रीकल्चर कौन सी लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है, ठीक है। शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखोगे एक फेडरल लिस्ट है। फेडरल लिस्ट में क्या आता है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट है जिसपे यूनियन लॉ बना सकता है, स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट है जिसपे स्टेट लॉ बना सकता है, एंड कंकरेंट लिस्ट में क्या है, वो सब्जेक्ट है जिसपे यूनियन भी लॉ बना सकता है, स्टेट भी बना सकता है। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो किसकी चलेगी, यूनियन की चलेगी। तो एग्रीकल्चर किस में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है, यानी एग्रीकल्चर पे लॉ कौन बना सकता है, स्टेट बना सकता है। जबकि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन रिक्वायर्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन सिर्फ स्टेट अकेले नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड पार्ट है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड पार्ट है जो यूनियन के कंट्रोल में आता है। तो जब यूनियन और स्टेट कलेक्टिवली मिलकर काम करेंगे तभी इस चीज को किया जा सकता है, ठीक है। तो ये रिगार्डिंग हमने पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लिया कि इसमें क्या क्या चीजें हम देख सकते हैं। अब गवर्नमेंट ने भी सर कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, गवर्नमेंट ने आपका सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम लॉन्च किया है, प्रधानमंत्री ऋषि सिंचाई योजना लॉन्च किया है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, परंपरागत ऋषि विकास योजना, वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, ठीक है। तो इस तरह के मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, ये नाम आप ध्यान रखिएगा, ये किससे रिलेटेड है, तो इम्प्रूव द एग्रीकल्चर, ठीक है। डियर, अगर आपको इसमें फायदा लग रहा है, कुछ काम की बात लग रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है ना। और यस और नो में बता दीजिए कितना आपको ये इफेक्टिव लग रहा है, ठीक है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंगली हम इसमें और इम्प्रूवमेंट आपका करते जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट आर द चैलेंजेस, यानी हमने प्रॉब्लम्स की तो बात कर ली, या हमने देख लिया कि डिक्लाइन क्यों हो रहा है। अब अगर हम मान लो एग्रीकल्चर रिस्टोर करना चाहते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें क्या क्या चैलेंजेस मिलेंगे। तो चैलेंजेस, एक तो सर सबसे पहले एग्रीकल्चरल लैंड का हाँ, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। तो रैपिड अर्बन एक्सपेंशन ऑफन कन्वर्ट्स फर्टाइल लैंड इनटू रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो दिस क्रिएट्स इरिवर्सिबल लॉस ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, यानी पहले जो लैंड फर्टाइल होता था अब उस पर बिल्डिंग बन गई है। अब आप सोचो, बिल्डिंग हटा के दोबारा उसकी फर्टिलिटी वापस ले आओ, तो ये इतना आसान नहीं होगा। और प्रॉब्लम्स की मैं बात करूं, और क्या प्रॉब्लम्स हैं सर, लैंड फ्रेगमेंटेशन। लैंड फ्रेगमेंटेशन की क्या प्रॉब्लम है, देखिए जो सक्सेसिव इनहेरिटेंस डिवीजन्स हैं, यानी जैसे मान लीजिए होता क्या है आपका, ये किसी का एक विलेज होता था, एक खेत होता था, उसके मान लो दो बेटे हुए, तो ये दो पार्ट में विलेज उसका फार्म डिवाइड हो गया। फिर उस पर्सन के फिर दो बेटे हुए, उन दो के, तो उनमें भी डिवाइड हो गया। फिर ये जो पर्सन था इसके भी दो बेटे हो गए, इनमें डिवाइड हो गया। तो यानी लगातार क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस जैसे जैसे फैमिली एक्सपेंशन हो रहा है, तो फैमिली एक्सपेंशन के साथ साथ आपका जो लैंड है वो भी फ्रेगमेंट होता जा रहा है। तो किसी पर्सन के पास इतना था, अब उसकी फैमिली जैसे जैसे आगे बढ़ती गई वो लैंड छोटा होता चला गया। तो ये लैंड फ्रेगमेंटेशन भी एक प्रॉब्लम है जिसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। और क्या प्रॉब्लम है सर, क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर्स, यानी आज के टाइम में जो फ्लड्स हैं, लैंडस्लाइड्स हैं, ड्रॉट्स हैं, चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न है, ये सब भी हमें देखने को मिल रहा है। ये भी एक बड़ा चैलेंज बन जाता है एग्रीकल्चर रिस्टोर करने के लिए। और ये सब किसकी वजह से हो रहा है सर, दिस इज ऑल ड्यू टू चेंजिंग क्लाइमेट, ठीक है। तो ये भी एक हमारा चैलेंज है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे आगे। मान लो आपसे कभी लिखने को आता है इस पे क्वेश्चन, ठीक है, आपसे कभी इस बात पे लिखने को अगर वो बोल देता है कि हमको ये बताइए कि सबसे पहले तो व्हाट आर द चैलेंजेस टू
रिवाइव एग्रीकल्चर, ठीक है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ डिक्लाइनिंग एग्रीकल्चर। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसमें ये सारे पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हो। और क्या क्या चैलेंजेस हैं, सॉइल फर्टिलिटी डिक्लाइन हो रही है, ठीक है। अब इसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, एक तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर हो। देखो जो चैलेंजेस होते हैं मैं पहले भी कह रखा हूँ, वे फॉरवर्ड उसी से बन जाता है, ठीक है। तो जो चैलेंज क्या था, क्लाइमेट प्रॉब्लम बन रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिसकी वजह से पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं। तो अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा ठीक है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर करो। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का मतलब क्या है, वाटर एफिशिएंट इरिगेशन। मतलब जैसे पहले इरिगेशन में बहुत सारा पानी चाहिए होता था, अब रेनफॉल नहीं हो रही है तो क्या इरिगेशन नहीं होगा। तो अब जो इरिगेशन करो इस तरह से करो कि पानी आप एफिशिएंटली यूटिलाइज करो। जैसे गवर्नमेंट का भी एक इनिशिएटिव था, पर क्रॉप मोर ड्रॉप। जैसे मान लो ये पूरा एक विलेज है, ये सॉरी एक पूरा एग्रीकल्चर लैंड है, पहले हम लोग क्या करते थे, पानी सीधा सीधा इस पे स्प्रिंकल करते थे। बट अगर आप गौर से नोटिस करो, मान लो यहाँ इधर आपका क्रॉप लगी है, इधर क्रॉप लगी है, तो पानी की तो रिक्वायरमेंट सिर्फ इतने रीजन में है, यहाँ जो पानी गया वो तो वेस्ट हो गया। तो इस तरह के भी सॉल्यूशंस बनाए गए कि यहाँ पर एक पाइपलाइन बिछाई जाएगी और वो पाइपलाइन से पानी सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट जितनी रिक्वायरमेंट है उसको ही पानी देगा। तो जो अननेसेसरी जो पार्ट में पानी नहीं भी रिक्वायर्ड था उसको हम पानी नहीं देंगे। तो दैट इज कॉल्ड वाटर एफिशिएंट इरिगेशन, ठीक है। ऑर्गेनिक इनपुट्स बढ़ाओ, जैसे सिक्किम एक इसका बड़ा एग्जाम्पल है, केमिकल फर्टिलाइजर्स कम करके ऑर्गेनिक फार्मिंग पे हम फोकस करें। और ऐसी क्रॉप वेराइटीज, जैसे एग्रीकल्चर में एक हमारी सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, ICAR। तो ICAR किस पे फोकस कर रही है, ICAR फोकस कर रही है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो हमारा लैंड है, एग्रीकल्चर से जो रिलेटेड हमारी क्रॉप्स है, उनको और कितना एफिशिएंट बनाया जा सके, यानी ऐसी क्रॉप्स ग्रो की जा सके जो सेलाइन एरिया में भी ग्रो कर सके। जैसे क्लाइमेट चेंज के साथ साथ बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, सैलिनिटी बढ़ती जा रही है, तो उसको भी ये रिजॉल्व कर सके। ठीक है सर, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। दूसरा, लैंड यूज प्लानिंग को स्ट्रेंथन करना होगा कि आपका जो अननेसेसरी कन्वर्जन है, मान लो बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए लैंड्स का, वो ना किया जाए। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी एक अच्छा ऑप्शन है कि जो इंस्टीट्यूशन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, वो मिलके कलेक्टिवली एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए काम करें, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। दूसरा, यूथ इंगेजमेंट, क्योंकि यूथ जहाँ भी आता है नई एनर्जी लेके आता है, नया एक फ्रेश अपना स्किल लेके आता है। तो यूथ इंगेजमेंट अगर क्लाइमेट में वो एग्रीकल्चर में बढ़ेगा तो डेफिनेटली एग्रीकल्चरल जो हमारा पार्ट है, एग्रीकल्चर जो सेक्टर है, दैट विल डेफिनेटली ग्रो। तो दैट इज ऑल अबाउट आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अब यहां से आपका मेंस में क्वेश्चन बन सकता है, कंजर्वेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इज एज इंपॉर्टेंट एज इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज फूड सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट रेजिलियंस। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। हाँ जी सर, यहां तक अगर बात समझ में आ रही है, क्लियर है तो गिव मी ए थम्स अप, ठीक है, क्लियर है तो गिव मी ए थम्स अप। बाकी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं सर नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम आसाम। आसाम में क्या बोल रहे हैं, एक बार इसको देख लीजिए। हाँ जी, आसाम के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, ही फेवर्स शिफ्ट फ्रॉम पैडी फार्मिंग टू हाई वैल्यू क्रॉप्स, ठीक है। तो आसाम के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, ही फेवर्स शिफ्ट फ्रॉम पैडी फार्मिंग टू हाई वैल्यू क्रॉप। तो विद नियरली 70 लाख पीपल इन आसाम डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग। यानी देखो आसाम में क्या बात हो रही है कि जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि जैसे हम लोग पहले पैडी उगाते थे, पैडी मतलब राइस को कह रहे हैं, जो पैडी क्रॉप्स हैं, पैडी क्रॉप्स क्या है, हमें फूड सिक्योरिटी देती हैं। जैसे वीट है, राइस है, ये क्या है, फूड सिक्योर करता है कि हाँ ये बेसिक है, ये तो उगाना ही पड़ेगा, अदरवाइज हम रोज का खाना क्या खाएंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि हम पैडी फार्मिंग से किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएं, हाई वैल्यू क्रॉप्स की तरफ शिफ्ट हो जाएं। देखो पैडी फार्मिंग में उतना रेवेन्यू नहीं आता है, कुछ क्रॉप्स है, मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा, जैसे फॉर एग्जांपल कैश्यू है, कॉफी है, तो ये क्या है, हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं। तो उनका कहने का मतलब है कि पैडी फार्मिंग से हम किसकी तरफ बढ़ें, हाई वैल्यू क्रॉप्स की तरफ बढ़ें। तो इसी के बारे में हम इसमें बात करेंगे। अब ये देखो हाई वैल्यू क्रॉप्स के लिए एक और वर्ड यूज होता है, कैश क्रॉप्स, ठीक है। चलिए सर,
नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं, अब इसमें देखो मिनिस्टर साहब ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा है कि हम फूड सिक्योरिटी को अबेंडन कर देंगे, क्योंकि देखो जो पैडी उगाया जा रहा है, पैडी उगाने का मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस है फूड सिक्योरिटी मेंटेन करना, क्योंकि ये बेसिक खाना है जो हम लोग आपका कंज्यूम करते हैं। तो पैडी उगाने का मेन पर्पस क्या है? फूड सिक्योरिटी। लेकिन अगर फार्मर्स इनकम को बढ़ाना है थ्रू क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, बेटर मार्केट एक्सेस एंड वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मिनिस्टर साहब ये नहीं कह रहे हैं कि हम बिल्कुल ही अबेंडन कर दें पैडी क्रॉप्स को। उनका कहने का मतलब है हमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना होगा। ऐसा ना हो हम सिर्फ पैडी क्रॉप पे रिलाई करें, पैडी क्रॉप के अलावा अदर क्रॉप्स को भी हमें मौका देना होगा, ऐसी क्रॉप्स जो मार्केट में ज़्यादा अर्निंग देती हैं, ताकि एग्रीकल्चर को एक प्रॉफिटेबल सेक्टर बनाया जा सके, एग्रीकल्चर को अट्रैक्टिव बनाया जा सके और जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम को बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो एक जो हमारी लार्जर नेशनल पॉलिसी है कि भाई हमें फूड सिक्योरिटी से किसकी तरफ बढ़ना है? फार्मर प्रोस्पेरिटी, ये उसको रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, अभी जो फार्मर्स उगा रहे हैं बेसिकली इसके लिए उगा रहे हैं कि हमारा खाना सिक्योर रहे। तो अब हमें फूड सिक्योरिटी से किसकी तरफ बढ़ना है? फूड प्रोस्पेरिटी की तरफ बढ़ना है। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं व्हाट आर हाई वैल्यू क्रॉप्स। तो हाई वैल्यू क्रॉप देखो सर, सीधी सी बात है, जो हाई इनकम पैदा करते हैं कंपेयर टू स्टेपल फूड ग्रेन्स। ठीक है, इनको लेकिन बेटर मैनेजमेंट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, इन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, तो इनमें प्रॉफिट्स हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे एग्जांपल्स की अगर हम बात करें इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, स्पाइसेस हैं, टी और बैम्बू प्रोडक्ट्स है, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स हैं, फ्लोरिकल्चर है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, तो ये सब क्या है? इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है सर, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर, वाई आसाम इज सुइटेबल फॉर हाई वैल्यू एग्रीकल्चर। हाई वैल्यू एग्रीकल्चर के लिए आसाम क्यों सुइटेबल है? तो उसमें देखो सबसे बड़ा रीजन क्या है? नेचुरल एडवांटेज मिल रहा है आसाम को। जैसे हाई वैल्यू क्रॉप्स, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमने फ्रूट्स की बात करी, वेजिटेबल्स की बात करी, दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ठीक है, ये क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर कहलाता है। अब हॉर्टिकल्चर के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? हाई रेनफॉल। ठीक है, तो आसाम के पास रेनफॉल अच्छी खासी है। दूसरा, बायोडाइवर्सिटी रिच है आसाम। ठीक है, तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी रिच होने की वजह से बहुत सारे हमें मेडिसिनल प्लांट्स भी देखने को मिलते हैं, प्लस ये एक प्लेन रीजन है। ठीक है, तो इट इज फॉर्म बाय द ब्रह्मपुत्रा प्लेन रीजन, तो जिसकी वजह से यहाँ की जो सॉइल है दैट इज फर्टाइल एलुवियल सॉइल। ठीक है, एडिशनली जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं वो यहाँ पर डाइवर्स है, अलग अलग तरीके के एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंगली क्लाइमेटिक जोन्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको आसाम को सुइटेबल बनाती हैं फॉर हाई वैल्यू क्रॉप्स। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं व्हाट आर द चैलेंजेस। अब ठीक है, हमने प्लान कर लिया कि भाई आसाम में हाई वैल्यू क्रॉप्स की तरफ हम डाइवर्सिफाई करेंगे, हम फूड सिक्योरिटी से फूड प्रॉस्पेरिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन इन सब में क्या क्या चैलेंजेस आने वाला है? तो समझो सर, एक तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? फूड सिक्योरिटी कंसर्न्स। ठीक है, तो जो लार्ज स्केल रिडक्शन हुआ है पैडी कल्टीवेशन में, इट में अफेक्ट रीजनल फूड अवेलेबिलिटी इफ डाइवर्सिफिकेशन इज नॉट केयरफुली प्लान्ड। ठीक है, तो आपका जो लार्ज स्केल रिडक्शन होगा पैडी कल्टीवेशन में, फूड सिक्योरिटी कंसर्न्स में अगर हम बात करूं, इट में अफेक्ट रीजनल फूड अवेलेबिलिटी। तो ऑब्वियसली बात है, हम कह तो रहे हैं कि भाई हम फूड सिक्योरिटी की से फूड प्रोस्पेरिटी की तरफ बढ़ेंगे, बट कहीं ना कहीं से तो पैडी का प्रोडक्शन रोका जाएगा, तो ये इनडायरेक्टली चैलेंज तो बनेगा सर फूड सिक्योरिटी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, मार्केट रिस्क। अब देखो जैसे पैडी है उस पर क्या मिलता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है, यानी आप बस उसको ग्रो कर दो, डजेंट मैटर वो मार्केट में क्या रेट चल रहा है, आपको मिनिमम इतना मिलेगा ही मिलेगा, यानी इससे स्टेबिलिटी है। बट हाई वैल्यू क्रॉप्स अगर आप उगाते हो तो मान लो उसका मार्केट में नीड कम पड़ जाता है, डिमांड कम हो जाता है, तो उस पर तो कोई एमएसपी नहीं मिल रहा है, तो इस तरह की क्रॉप्स किस पे रहती हैं? मार्केट रिस्क पे रहती हैं, तो ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज स्टोरेज एंड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस।
देखो ये हाई वैल्यू क्रॉप्स में हम पहले ही बात कर चुके हैं, इनको बेटर स्टोरेज, बेटर मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। अब ये सारी चीज़ें अगर रिक्वायर्ड होंगी तो भाई आपका जो स्टोरेज है और पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं उसको भी हमें बियर करना पड़ेगा, क्योंकि आपका ये क्रॉप्स कैसी होती हैं, हाईली पेरिशेबल। जैसे हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात करें, ये चावल नहीं है जो सालों तक पड़ा रहेगा, है ना, दीज आर हाईली पेरिशेबल। तो इनका ट्रांसपोर्टेशन, इनका स्टोरेज, ये भी एक बड़ा चैलेंज रहेगा मेंटेन करने के लिए। अब इसको सर वही वे फॉरवर्ड, इसको कैसे करा जा सकता है? तो सबसे पहले तो कंप्लीट वैल्यू चेन डेवलप की जाए, यानी आपका जो गवर्नमेंट से प्रोडक्शन पे काम ना करे, प्रोडक्शन के बाद उसको मार्केटिंग तक पहुंचाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, स्टोरेज चाहिए, ब्रांडिंग चाहिए, पैकेजिंग चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, तो सिर्फ प्रोडक्शन पे बात ना हो, बियॉन्ड द प्रोडक्शन मार्केट तक पहुंचने तक की सारी जो फैसिलिटी है, पूरा जो इकोसिस्टम है, वो गवर्नमेंट इसका क्या करे, डेवलप करे। तो ये आपका ये किया जा सकता है। सेकेंडली, जो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाए। फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये एक तरीके का फार्मर्स का यूनियन है। जैसे मान लो 4 किसान हैं, आलू उगाते हैं, ठीक है, अगर चारों इंडिविजुअली मार्केट में बेचे तो हो सकता है उनको दाम कम मिले, बट चारों मिलके कलेक्टिवली बेचे और बोल दें कि भाई आलू का दाम तो इतना ही रहेगा, तो उससे क्या है, बार्गेनिंग फार्मर्स की बढ़ जाएगी। तो इसीलिए लिखा है फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, ताकि जो मार्केट रिस्क की प्रॉब्लम है वो कम हो। फिर ये जैसे कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल्स की क्रॉप्स आर हाईली पेरिशेबल, तो उसके लिए कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड करना पड़ेगा, उसको भी स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। So that was all regarding this news. यहाँ से आपका मेंस में क्वेश्चन बन सकता है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इज नो लॉन्गर मियरली एन एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी बट एन इकोनॉमिक एंड क्लाइमेटिक एडेप्टेशन स्ट्रेटजी, डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज ट्रांजिशन फ्रॉम फूड सिक्योरिटी टू फार्मर्स इनकम सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये जो हम लोगों ने बात किया कि हम मूव कर रहे हैं फूड सिक्योरिटी से फार्मर प्रोस्पेरिटी, तो उस कॉन्टेक्स्ट में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, इसको अटेम्प्ट करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है सर? हाँ जी, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए, क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। ठीक है, हाँ जी सर, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज डू लेट मी नो। नेक्स्ट हम आते हैं सर इम्फाल की तरफ। मणिपुर से न्यूज है, इम्फाल टर्न्स स्पॉटलाइट ऑन यूथ प्रिवेंशन ऑन एंटी ड्रग डे। ठीक है, इम्फाल टर्न्स स्पॉटलाइट ऑन यूथ प्रिवेंशन ऑन एंटी ड्रग डे। तो आपका एंटी ड्रग डे मनाया गया, जहां पर मणिपुर में जो ड्रग्स हैं उसके अगेंस्ट कैंपेन बनाया गया कि आपका जो लोग हैं, ताकि वहाँ का जो यूथ है वो ड्रग के चक्कर में, जो आपका इलीगल ड्रग्स है उनके चक्कर में ना फंसे। तो इसमें दो टर्म्स है सर, ड्रग अब्यूज एंड ड्रग ट्रैफिकिंग। तो एक एक करके समझ लेते हैं सर, ड्रग अब्यूज क्या है। ड्रग अब्यूज का मतलब है कि यूजिंग सब्सटेंसेस इन अ मैनर दैट कॉजेज फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल हार्म। जैसे ड्रग तो देखो एक बेसिकली केमिकल फॉर्मूला होता है ना, जो हम लोग नॉर्मल दवाई खाते हैं वो भी एक तरीके का ड्रग्स है, लेकिन कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, कुछ ऐसे ड्रग्स हैं दैट आर वेरी हार्मफुल। ठीक है, जो हमारी मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारी फिजिकल हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर हम उनको कंज्यूम करते हैं तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में हमें नुकसान देखने को मिलता है, प्लस वो एडिक्टिव भी होते हैं। तो इस तरह के कुछ ड्रग्स को गवर्नमेंट ने बैन भी कर रखा है, इलीगल कर रखा है। तो अगर कोई इस तरह के केमिकल्स को यूज कर रहा है जिससे उनको नुकसान पहुंच रहा है, सोशली, फिजिकली, मेंटली, तो साइकोलॉजिकली, इस तरह का जो आपका अगर कोई यूज कर रहा है ड्रग्स का, तो इसको क्या कहलाया जाएगा, ड्रग अब्यूज। ठीक है, तो अगर कोई ड्रग्स का यूज करके अपना नुकसान करे तो दैट इज ड्रग अब्यूज। नेक्स्ट होता है ड्रग ट्रैफिकिंग। ड्रग ट्रैफिकिंग क्या है सर? It refers to the illegal production and movement of narcotic substance across states and international borders for profit. ठीक है,
तो ड्रग ट्रैफिकिंग का मतलब क्या है, ये जो एक पूरा नेटवर्क बनाया जाता है कि भाई जो इलीगल ड्रग्स हैं उन वो जहाँ से बन के आ रहे हैं वहाँ से लेकर उनके कस्टमर तक जो डिलीवर किया जा रहा है, पूरा उसका जो नेटवर्क है उसमें जो पूरा काम हो रहा है, दैट इज कलेक्टिवली कॉल्ड ड्रग ट्रैफिकिंग। ठीक है, इट रिफर्स टू द इलीगल प्रोडक्शन एंड मूवमेंट ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंसेस अक्रॉस स्टेट्स एंड इंटरनेशनल बॉर्डर्स फॉर प्रॉफिट। Next point is trafficking networks are often connected with। अब देखो जो ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स हैं, जितना ट्रैफिकिंग होगा तो ये ट्रैफिकिंग का पैसा कहाँ जाएगा, ऑर्गेनाइज क्राइम में जाएगा, मनी लॉन्ड्रिंग में जाएगा, टेरर फाइनेंसिंग में जाएगा, इलीगल आर्म्स ट्रेड में जाएगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जाएगा। तो जो ड्रग ट्रैफिकिंग है, इसीलिए ये कौन सा मुद्दा बन जाता है, इट बिकम्स एन इंटरनल सिक्योरिटी इशू। क्योंकि अगर ड्रग्स जो इलीगल हैं उनको अगर हम सिर्फ ऐसे भी ना देखें कि ये इंसान को हार्म कर रहे हैं, इनसे जो प्रॉफिट बन रहा है उस बनने वाले प्रॉफिट से भी वो जो पैसा है किसी चैरिटी में यूज नहीं हो रहा है, वो भी अदर इलीगल काम में ही यूज हो रहा है। तो ड्रग ट्रैफिकिंग को अगर रोका जाएगा तो इससे सिर्फ किसी एक इंडिविजुअल की लाइफ नहीं बचेगी, उसके अलावा जो एक पूरा इंटरनल सिक्योरिटी का हमारा मैटर है उसको भी रिजॉल्व किया जा सकता है, इंटरनल सिक्योरिटी भी इम्प्रूव की जा सकती है, क्योंकि यहाँ से बनने वाला क्राइम जो पैसा है वो किसी दूसरे क्राइम में यूज होगा। ठीक है, तो इसीलिए ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकना इंपॉर्टेंट है। अब मणिपुर की क्या सिग्निफिकेंट है, तो देखो मणिपुर की सिग्निफिकेंस ये है कि जो आपका साउथ ईस्ट एशिया में गोल्डन ट्राइंगल लगता है उससे ये क्लोजली लाई करता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात एक ऐसा रीजन है जो म्यांमार, लाओस एंड थाईलैंड है उसके पास ये रीजन है, तो वहां पर तो सर खूब ड्रग ट्रैफिकिंग हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली बात है पड़ोसी पड़ जाता है, तो इसलिए यहाँ पर भी देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ड्रग ट्रैफिकिंग को अगर हमें रोकना है तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं। एक चैलेंज तो सर ये है बॉर्डर वल्नरेबिलिटी। कुछ पॉइंट्स पर हमारे बॉर्डर्स कैसे हैं, पोरस हैं, हर बॉर्डर के एक एक इंच पे सर्विलेंसिंग उतना स्ट्रिक्ट नहीं की जा सकती, तो बॉर्डर्स को मेंटेन रखना, ठीक है, बॉर्डर्स से उसको रोकना, ये एक बड़ा चैलेंज होता है। दूसरा चैलेंज क्या है, कुछ ड्रग्स कहलाते हैं आपका सिंथेटिक ड्रग्स। ठीक है, सिंथेटिक ड्रग्स क्या होते हैं, ये इजी टू मैन्युफैक्चर होते हैं और ट्रांसपोर्ट करना आसान होता है, तो इनको पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है, तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। नेक्स्ट इज मेंटल हेल्थ क्राइसिस। कई सारे जो एडिक्ट्स हैं वो डिप्रेशन वगैरह के सफ़र करते हैं, तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये आपका ड्रग अब्यूज़। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसको रोकना है तो कैसे रोका जा सकता है, प्रिवेंशन फर्स्ट। तो सबसे पहले हमें लोगों में अवेयरनेस फैलानी होगी कि आप ड्रग्स को कंज्यूम मत करो, पहले लोगों को इसको समझाना होगा। ऑब्वियसली बात है, अगर कंज्यूमर ही समझ जाएगा कि हमें ड्रग्स नहीं लेना है तो खरीदने वाले कहाँ बेचेंगे जाके, तो उनका मार्केट ऑटोमेटिकली कोलैप्स हो जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या है, प्रिवेंशन फर्स्ट, अवेयरनेस पे फोकस किया जाए। दूसरा कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन। अब मान लो कोई ड्रग एडिक्ट हो भी गया है तो उसको सोसाइटी से दूर ना करके उसको रिहैबिलिटेट करना चाहिए पूरी सोसाइटी को मिलके, तो कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन। ठीक है, तो इसमें फैमिलीज, स्कूल्स, एनजीओज और लोकल कम्युनिटीज मिलके काम करें rather than relying on only on hospitals। ठीक है, नेक्स्ट वही जो प्रॉब्लम है वही सॉल्यूशन देगा, बॉर्डर वल्नरेबल है तो बॉर्डर मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। Drug abuse is no longer merely a public health concern, it has emerged as a multi-dimensional challenge affecting governance, internal security, youth development and आपका national progress. Discuss suggest a comprehensive strategy for building a drug free India। ठीक है, तो अटेम्प्ट करिएगा इस क्वेश्चन को। हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम मेघालय। तो मेघालय से न्यूज क्या है, शिलोंग ऑथर रिसीव्स यूएस ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड। तो देख लेते हैं किसको अवार्ड मिला है ये। तो ये अवार्ड मिला है कि सर आपका जो शिलोंग बेस्ड एक ऑथर है
उनका नाम याद रखिएगा, सलील गेवाली। तो इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, मेन चीज़ क्या ध्यान रखना है, शिलांग से किसको अवार्ड मिला है, सलील गेवाली जी को अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है, ग्लोबल विजडम एक्सीलेंस अवार्ड, ठीक है। दूसरी बात, ये अवार्ड किसने दिया है, यूएस बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, रिफॉर्म एजुकेशन फॉर अ न्यू वर्ड, रिफॉर्म एजुकेशन फॉर अ न्यू वर्ड, तो इसका एक्रोनिम है रिन्यू। इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये अवार्ड दिया है। और कब दिया है सर, ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे। तो मेरे को एक कमेंट में क्वेश्चन का आंसर देना, इंटरनेशनल योगा डे कब होता है, ये ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, व्हेन इज द इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं हु इज सलील गेवाली। तो सलील गेवाली जी के बारे में ध्यान रखिएगा, वो एक नोटेड ऑथर हैं, कॉलमनिस्ट हैं और पब्लिक इंटेलेक्चुअल हैं, हु इज बेस्ड इन शिलोंग, ठीक है। ही इज नोन फॉर राइटिंग ऑन इंडियन फिलोसफी, एथिक्स, स्पिरिचुअलिटी, सिविलाइजेशनल वैल्यूज एंड आपका सोशल इश्यूज। चलिए, तो दैट इज रिगार्डिंग मेघालय। नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम त्रिपुरा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम त्रिपुरा। त्रिपुरा से अगर हम बात करें सर, नीति आयोग अवार्ड्स ₹1 करोड़ इंसेंटिव टू त्रिपुरा इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, त्रिपुरा इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये नीति आयोग ने 1 करोड़ अब इसमें दो बातें कि ये TIFT है क्या, और दूसरी बात ये 1 करोड़ इंसेंटिव किस बात पे दिया गया, ठीक है। तो ये देने का रीजन क्या है, रिकॉग्नाइजिंग द स्टेट्स सक्सेस इन एस्टैब्लिशिंग इट्स ओन ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी अंडर द स्टेट सपोर्ट मिशन विद इन द स्टैपुलेटेड टाइमलाइन, ठीक है। एक अपनी खुद की एक ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी बनाई अंडर द स्टेट सपोर्ट मिशन, जिसके लिए आपको ये अवार्ड दिया गया। देखो, त्रिपुरा इंस्टीट्यूशन फॉर फाइनेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, जैसे हमने नेशनल लेवल पे देखा एक बॉडी होती है जिसका नाम क्या है, नीति आयोग। नीति आयोग बेसिकली क्या करता है, नेशनल लेवल की पॉलिसी मेकिंग करता है, ठीक है। नेशनल लेवल के जो थिंक टैंक है उसका काम करता है। तो इसी बेसिस पे स्टेट लेवल पे त्रिपुरा ने क्या बनाया, त्रिपुरा इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसी बात को रिकॉग्नाइज करते हुए कि त्रिपुरा ने भी स्टेट लेवल पे एक सपोर्ट मैकेनिज्म बनाया है जिसका नाम है TIFT, तो इसी को रिकॉग्नाइज करते हुए नीति आयोग ने 1 करोड़ इंसेंटिव दिया है TIFT को, ठीक है। तो जैसे नेशनल लेवल पे नीति आयोग है, तो स्टेट लेवल पे त्रिपुरा में क्या है, TIFT, ठीक है, त्रिपुरा इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं सर, इसका जो फॉर्मेशन है वो किस पे फोकस करता है, कोऑपरेटिव एंड कॉम्परेटिव फेडरल मॉडल। तो आपका ये जो गवर्नमेंट इस तरह से इंसेंटिवाइज कर रही है त्रिपुरा को, इसका पर्पस क्या है, क्योंकि देखो सरकार चाहती है स्टेट्स में कॉम्पिटिटिव माहौल रहे, कि इस तरह का माहौल बने कि त्रिपुरा जैसी आगे बढ़ा तो सिक्किम, अरुणाचल, नागालैंड वो भी उनको देख के वो भी अपने अकॉर्डिंगली चेंज करें, तो एक कॉम्पिटिटिव माहौल बना रहे। इसके लिए नीति आयोग इस तरह के इंसेंटिव देता है, या कई अलग अलग तरह की रैंकिंग्स भी निकालता है ताकि स्टेट्स में कंपटीशन का माहौल बने। तो पहले हमारी एक अप्रोच थी टॉप टू बॉटम की, ऊपर से स्कीम आती नीचे तक इंप्लीमेंट होती है, तो कई बार ऊपर से नीचे तक आते आते स्कीम की एफिशिएंसी बचती ही नहीं है। तो इसके जगह पर अभी जो मॉडल चल रहा है वो कोऑपरेटिव एंड कॉम्परेटिव मॉडल चल रहा है, यानी स्टेट्स नीति आयोग के साथ मिलके काम करेंगे, एडिशनली उनका आपस में भी क्या रहेगा, कंपैरिजन रहेगा, कंपटीशन रहेगा, पॉजिटिव तरीके से रहेगा, ताकि वो एक दूसरे से इंस्पायर होके अपने यहाँ भी काम करें। जैसे TIFT त्रिपुरा ने बनाया, तो अरुणाचल भी उसके अकॉर्डिंगली अपने एक स्टेट लेवल की बॉडी मजबूत करे, ठीक है। तो ये इसी को रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं सर नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में सर दो तीन बातें ध्यान रख लेना। एक तो इसकी फुल फॉर्म कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। इंडिया की प्रीमियर थिंक टैंक, पब्लिक थिंक पॉलिसी थिंक टैंक है ये। दैट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 जनवरी 2015। कब एस्टैब्लिश हुआ था, 1 जनवरी 2015, रिप्लेसिंग द प्लानिंग कमीशन, ठीक है। तो इसमें देखो इसका जो चेयरपर्सन होता है दैट इज प्राइम मिनिस्टर, बट इसमें दो नाम जरूर याद रखना, वाइस चेयरमैन कौन है
और आपका सीईओ। तो ये चेंज होते रहते हैं, तो ये गूगल कर लेना, मिल जाएगा। तो जब भी एग्जाम देने जाओ उससे पहले इंश्योर कर लेना ये वाइस चेयर और सीईओ के नाम आपको जरूर याद रहे। चलिए सर, दैट इज ऑल अबाउट दिस न्यूज। तो टीआईएफटी की तो बात हमने कर ही ली कि आपका नीति आयोग के मॉडल पे ही इसको बनाया गया है, ठीक है। अब टीआईएफटी के लिए सर चैलेंजेस क्या है? एक चैलेंजेस तो ये है कि बहुत सारे स्टेट इंस्टीट्यूशन जो आपका स्टेट है वो फेस करते हैं शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड रिसर्चर्स। तो यहाँ पर स्टेट लेवल पे जो स्किल्ड रिसर्चर्स चाहिए, इकोनॉमिस्ट चाहिए, ताकि एक बेटर सॉल्यूशन दिया जा सके, उसकी थोड़ी सी लैक है। मतलब ह्यूमन एम्पावरमेंट की जरूरी है। दूसरा, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, क्योंकि कई बार क्या होता है, नीति आयोग या टीआईएफटी कोई प्लान बनाएगा, बीच में गवर्नमेंट चेंज हो गई, नई गवर्नमेंट आएगी, वो अपने हिसाब से चीजें लेके चलेगी, तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी एक चैलेंज बनता है। उसके अलावा डेटा क्वालिटी इश्यूज, ठीक है। डेटा मतलब पॉलिसी किस पे बनती है भाई? डेटा पे, कि हाँ स्टेट का हंगर इंडेक्स कितना है, स्टेट में कितने लोगों को किस लेवल तक का हेल्थ सर्विसेज मिल रहा है, कितना एजुकेशन सर्विसेज मिल रहा है। तो अगर इसका डेटा ही रिलायबल नहीं होगा तो पॉलिसी कैसे स्ट्रांग बनेगी? तो एक बड़ा चैलेंज ये है कि डेटा क्वालिटी इश्यूज को रिजॉल्व किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज वे फॉरवर्ड। तो वे फॉरवर्ड में क्या है सर, इसको अगर हमें मजबूत करना है तो थिंक टैंक्स को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, डेटा गवर्नेंस को प्रमोट करना पड़ेगा, ठीक है। यानी डेटा जो बेस है, उसकी मॉनिटरिंग है, उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। नॉलेज शेयरिंग को इनकरेज करना पड़ेगा, ठीक है। सक्सेसफुल गवर्नेंस मॉडल फ्रॉम वन स्टेट शुड बी रेप्लिकेटेड अक्रॉस अदर स्टेट्स। मान लीजिए त्रिपुरा ने कुछ अच्छा किया, तो उस मॉडल को अदर स्टेट्स तक भी पहुंचाना है, ताकि वो स्टेट्स भी उससे सीख के आगे बढ़ सके, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट दिस न्यूज। अब यहाँ से प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू नीति आयोग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। It replaced the Planning Commission in 2015. It allocates plan funds to states. It promotes cooperative and competitive federalism. चार ऑप्शन दिए गए, करेक्ट बताना है। आप पॉज करके करेक्ट आंसर देंगे। करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है। चलिए सर, आते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट हम किसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं? अरुणाचल प्रदेश की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो अरुणाचल में न्यूज है कि भाई आपका जो नाबार्ड है उसने स्टेट क्रेडिट सेमिनार कंडक्ट किया, कि स्टेट को जितना पैसा दिया गया उसमें कितना पैसा खर्च हुआ, उसका क्या रिपोर्ट है, ये सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस हुई। तो नाबार्ड कंडक्ट्स स्टेट क्रेडिट सेमिनार। तो मेन पॉइंट्स अगर हम बात करें अरुणाचल के रिगार्डिंग, तो सबसे पहले तो ये समझना है कि ऑर्गेनाइज किसने किया था? इट वाज ऑर्गेनाइज बाय नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म याद रखिएगा, छोटे मोटे एग्जाम्स में पूछता ही रहता है, ठीक है। नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जैसे अभी फॉर एग्जांपल कांस्टेबल का एग्जाम हुआ, उसमें नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछ लिया, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? जो डीके स्टेट कन्वेंशन सेंटर है ईटानगर में, वहां पे हुआ था। इसका पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि भाई नाबार्ड का जो स्टेट फोकस पेपर है, which maps out potential bank credit pathways for priority sectors and identifies critical infrastructure gaps across the state, ठीक है। चलिए, तो मेनली जो प्रायोरिटी सेक्टर के लिए पैसा दिया जाता है उसमें कितना खर्च हुआ है, इसके बारे में ये आपका न्यूज़ है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं सर, इसमें क्या क्या की इनसाइट्स हैं इस न्यूज़ के रिगार्डिंग। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने एक टारगेट सेट किया था 2250 करोड़, ठीक है। स्टेट के एग्रीकल्चर के लिए कितना टारगेट सेट किया गया था? 2250 करोड़ की इतना लोन में देना है। लेकिन कई सारे चैलेंजेस आए कि बैंक्स क्रेडिट उतना नहीं दे पाए, ठीक है। तो नाबार्ड ने एसेस किया है कि भाई जो रियलिस्टिक पोटेंशियल है वो कहां तक पहुंचा? 1071 करोड़। मतलब जितना लोन अलॉट किया गया था उतना लोन एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं पहुंच रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर ये बाकी का लोन भी पहुंच पाता तो एग्रीकल्चरल सेक्टर और रिफॉर्म होता है। तो ये सारी बातें इसमें आपका डिस्कस की गई हैं। नेक्स्ट,
हाँ जी, आगे बात करते हैं सर बैंक्स के डायरेक्टिव्स की, कि बैंक्स को क्या क्या डायरेक्टिव्स आपका दिए गए हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो जो आरबीआई के ऑफिशियल्स हैं और नाबार्ड है, उन्होंने नोटिस किया भाई जो एमएसएमई सेक्टर है उसकी तो फाइनेंसिंग हाई है, लेकिन जो एग्रीकल्चरल क्रेडिट है वो इट रिमेन्स लो, ठीक है। एमएसएमई की तो फाइनेंसिंग अच्छी खासी हुई है बट एग्रीकल्चरल क्रेडिट रिमेन्स लो। तो बैंक्स को बोला गया कि भाई जो फार्म क्रेडिट है उसको बूस्ट करो, ट्रांजेक्शन्स को डिजिटाइज करो और बैंकिंग ऑपरेशंस को क्या करो, एक्सपैंड करो ऐसे रीजन्स में जहां पर बैंक्स नहीं है, रिमोट लोकेशंस में भी आपको पहुंचना ही पड़ेगा, ठीक है, जहां पे बैंक्स की फैसिलिटी नहीं है वहां भी पहुंचो। एसबीआई के जो डीजीएम साहब है उन्होंने एक सजेशन भी दिया कि भाई एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्कीम होती है, ठीक है, जिसके तहत सरकार क्या है, क्रॉप्स को इंश्योर करती है, ठीक है, सब किसानों को एक फिक्स अमाउंट देना पड़ता है, उसके बदले में उनको इंश्योरेंस मिल जाएगा कि अगर क्रॉप का मान लो क्लाइमेट चेंज होता है या ड्यू टू सम रीजन क्रॉप्स फेल होती है तो किसानों को इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। इसी के लिए स्कीम बनाई गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो उसको उन्होंने कहा कि किससे लिंक कर दो, किसान क्रेडिट कार्ड से लिंक कर दो, ठीक है, टू गारंटी इमीडिएट क्रॉप रिस्क कवरेज। यानी किसान क्रेडिट कार्ड क्या कर रहा है, किसान क्रेडिट कार्ड बना है ताकि किसानों को जब भी लोन चाहिए तो बार बार उनको एक फॉर्मेलिटी ना करनी पड़े पेपर एपर की, तो उनका एक क्रेडिट कार्ड रहेगा जिसको यूज करके उनका एक लिमिट सेट होता है उस कार्ड का कि आप इतना लोन ले सकते हैं, तो जितना लिमिट सेट है उसके अकॉर्डिंगली वो लोग लोन ले लेंगे। तो यहाँ पर उसको बोला जा रहा है इसको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के साथ इंटीग्रेट करो ताकि किसानों को जो फसल के लिए लोन, मान लो बीमा के लिए जो लोन चाहिए, अगर हर कोई किसान बीमा के लिए नहीं पैसा जुटा रहा है तो वो उसको लोन पे किसान क्रेडिट कार्ड यूज करके लोन से अपना इंश्योरेंस करा ले ताकि एग्रीकल्चर क्या रहे, सिक्योर रहे। नेक्स्ट लीड बैंक स्कीम, देखो इट वाज लॉन्च बाय आरबीआई in 1969 based on the Gadgil study group profile. It assigns a specific commercial bank. इसमें क्या होता है, किसी एक रीजन में किसी एक डिस्ट्रिक्ट में एक बैंक को लीड बना दिया जाता है, उससे बोला जाता है कि तुम यहाँ के सारे मैटर्स हैंडल करो, ठीक है, ताकि सारी बैंक्स भी उसके अकॉर्डिंगली अलाइन होके काम कर पाए। चलिए, तो नाबार्ड की अगर हम लोग बात करें तो नाबार्ड में मेनली से ध्यान रखिएगा कब बना था, इट वाज सेट अप ऑन जुलाई 12 1982 अंडर द नाबार्ड एक्ट ऑफ 1981 फॉलोइंग द रिकमेंडेशंस ऑफ द बी शिवरमन कमेटी, ठीक है। मेन मैंडेट क्या है, जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर से उसमें लोन प्रोवाइड करना इज द मेन मैंडेट ऑफ द नाबार्ड, ठीक है। बाकी ये जो केसीसी पीएमएफवाई एफबीवाई का इंटीग्रेशन है ये तो हम लोगों ने बात कर लिया। इसमें एक मुद्दे की बात क्या है, नॉर्थ ईस्ट क्रेडिट डेप्थ डेफिशिएंसी। देखो अभी जो हमारा सेंट्रल टारगेट है कि भाई 2250 करोड़ देना है एग्रीकल्चर के लिए, और एक्चुअल कितना खर्च कर पाए हैं, 1000 करोड़ खर्च कर पाए हैं, तो एक क्रेडिट डेप्थ है कि मतलब अभी भी लोग लोन नहीं ले रहे हैं, तो उसको एनालाइज करना पड़ेगा। तो ये यहाँ से पता चलता है कि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है कि यानी लोग अभी भी बैंक्स पे उतना पहुंच नहीं पा रहे हैं लोन लेने के लिए एग्रीकल्चर के रिलेटेड, ठीक है। तो इसके लिए जैसे लैक ऑफ लैंड टाइटल्स, कोलैटरल, पुअर फिजिकल कनेक्टिविटी और लो डेंसिटी ऑफ ब्रिक एंड मोटार बैंक ब्रांचेस। ब्रिक एंड मोटार बैंक ब्रांचेस मतलब एक फिजिकल ब्रांच किसी भी बैंक का, तो ये सारी चीज़ें मिसिंग है कि उनको मान लीजिए लैंड में कोई टाइटल का इशू है, लैंड में कोई आपका मान लीजिए उनके पास उतना कोलैटरल नहीं है लोन के अकॉर्डिंगली देने का, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, अवेयरनेस कम है, तो ये सारी चीज़ों के रिगार्डिंग यही सारी प्रॉब्लम्स बन रही हैं जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में हमें क्रेडिट डेप्थ देखने को मिलता है, तो कि जितना लोन अलॉट हो रहा है उतना लोग लोन नहीं ले पा रहे हैं या उतना लोन बैंक्स पास नहीं कर पा रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम नागालैंड, लास्ट है ये आज का। पिपिंग सेरेमनी एट कोहिमा फॉरेस्ट डिवीजन। पिपिंग सेरेमनी क्या होता है, जैसे ये आर्मी वगैरह में आपको देखने को मिलेगा, जो यूनिफॉर्म सर्विसेज होती हैं जिनकी अपनी यूनिफॉर्म होती है, जब भी आप देखोगे उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, तो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उनको बैजेस वगैरह दिए जाते हैं, ठीक है।
तो उसी को कहा जाता है पिपिंग सेरेमनी। तो पिपिंग सेरेमनी क्या है? इट इज अ फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिशन इन विच न्यूली प्रमोटेड ऑफिसर्स आर ऑफिशियली confirmed their new rank by attaching pipping insignia, stars, badges और rank symbols on their uniform। मतलब जब वो उनका प्रमोशन होता है तब भी इस तरह से इंसिग्निया लगाया जाता है, ठीक है। वैसे तो जनरली आर्म फोर्सेस पुलिस सर्विसेज के साथ देखा जाता है, बट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी इस प्रैक्टिस को फॉलो करता है। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हम थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो फ्रंट लाइन में सबसे पहले कौन खड़ा होता है? एक फॉरेस्टर होता है, ठीक है। जैसे पुलिस में आप बात करोगे तो शुरुआत कहाँ से होती है? कांस्टेबल से लेकर डीजीपी। इसी तरह से फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में सबसे फ्रंट में कौन होता है? फील्ड लेवल पे कौन काम करता है? फॉरेस्टर काम करता है, ठीक है। फिर फॉरेस्टर के ऊपर कौन होगा सर? आपका आरएफओ होगा, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर होगा, जो एक पूरी एंटायर फॉरेस्ट रेंज को क्या करेगा? हेड करेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें, फिर रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के ऊपर होता है डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, डीएफओ, ठीक है। डीएफओ के ऊपर कौन होगा? डीएफओ के ऊपर फिर उनका पूरा फॉरेस्ट ऑफिसर का हेड होगा, ठीक है। चलिए, तो यहां से एक क्वेश्चन है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर? फ्रेमिंग नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी? नहीं, इनका पॉलिसी बनाने का काम नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही आपका एलिमिनेट हो गया। तो इस तरह से बाकी ऑप्शंस भी आप देख सकते हो। तो करेक्ट आंसर आपको क्या मिलेगा? बी, मैनेजिंग फॉरेस्ट रेंज एंड इम्प्लीमेंटिंग कंजर्वेशन मेजर्स, ठीक है। तो ये आज के न्यूज़ के रिगार्डिंग था। तो अगर इस तरह का एनालिसिस आप लोग पसंद करेंगे, वी विल कंटिन्यू दैट पार्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें। इसको और ज़्यादा हम लोग रेगुलराइज अब इसको करेंगे। कोशिश रहेगी कि जिस दिन का न्यूज़ एनालिसिस है आपको उसी दिन का मिल जाए, बट सम ऑफ द टाइम्स डिले हो जाता है क्योंकि कंटेंट निकालना, फ्रेम करना, बनाना, इट टेक्स सम टाइम, है ना। बट वी विल ट्राई कि इसको जितना जल्दी हो सके आप तक डिलीवर कर दिया जाए। तो यहाँ तक अगर आप पहुँचे हैं तो हैट्स ऑफ टू यू और थैंक यू वेरी मच यहाँ तक रहने के लिए। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने कलीग्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। हेलो हेलो, हाँ मैम।